हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हों और आपके पास अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ भी ना हो और आप अपनी लाइफ में इतने सीरियस हो गए होंगे कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपको अब अपनी मंजिल को हासिल करना जरूरी हो गया है कि लोग आपको कोई वर्ड ना सुना सके एग्जाम के बाद कि इसने तो बहुत मस्ती की भाई, पढ़ना था तो पढ़े नहीं, तो रिजल्ट यही तो आएंगे। तो रिजल्ट्स देख के आपको कोई रिग्रेट ना हो, अपनी मेहनत लगा दीजिए, अपना 100% दे दीजिए, फिर रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही। तो आज हम देखेंगे पॉलिनेशन, जो कि बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पॉलिनेशन के प्रकार हो गया और पॉलिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसे समझ लेते हैं ना तो बहुत सारी आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। ये अनुवांशिकी में भी काम आता है, अनुवांशिकी में भी पूछा जा सकता है और फर्स्ट लेसन की बात करें तो उसमें भी ये परागण है ही। तो सबसे पहले भाई ये परागण है क्या, पॉलिनेशन है क्या। तो परागण सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पराग, सबसे पहले पराग को ही समझ लीजिए। पराग बनता कहाँ है, तो एक फूल की बात करें हम, प्लांट की ही बात की जा रही है, तो इसमें इसके भाग में जो मेन भाग होता है, एक होता है पुंकेसर, पुंकेसर, और जो दूसरा होता है वो होता है स्त्री केसर। अगर हम डायग्राम बनाए तो बना सकते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम, ये बन गया हमारा डायग्राम। बन गया। ये जो पूरा भाग है ये स्त्री केसर कहलाता है। इस भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका और ये है अंडाशय, अंडाशय, और यही है आपका पराग कोश, पराग कोश, जिसमें है पराग कण, पराग कण। इसको फिगर से समझते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब इन्हीं जो ये पराग कण है ये यहाँ पे जाएंगे और इस जाने को ही हम बोलते हैं परागण। पराग कण का केवल वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही कहलाती है परागण, क्योंकि अब ये नहीं हम बोल सकते कि पूरा अंडाशय तक पहुंचने की, केवल वर्तिकाग्र तक, क्योंकि जब इधर पहुंचने लगेगा तो फिर वो दूसरी प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। तो एक लाइन की डिफिनेशन है, आप पराग की लिख सकते हैं परागण की, कि पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, कहलाती है। अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए तो इतना डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि परागण क्या है। तो परागण यही है कि पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। अब परागण की डिफिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं इसके प्रकार। तो इसके प्रकार बहुत मतलब कई तरीके से हैं। देखिए सबसे पहले एक हम देखें तो दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं कि स्वपरागण और परपरागण। तो यहाँ से स्व परागण और जो दूसरा हो गया वो हो गया पर परागण। और एक तरीके से और डिफाइन करें तो हम इसे कृत्रिम
परागण और प्राकृतिक परागण में भी बांट सकते हैं। तो जो प्राकृतिक परागण के ही ये आधार है, स्वपरागण और परपरागण। और कृत्रिम परागण में हम जो ह्यूमन, कृत्रिम का मतलब यही है कि जो ह्यूमन करवाते हैं, मतलब जो मानव द्वारा पराग करवाया जाए, वो कृत्रिम परागण कहलाता है। और प्लांट में मानव ने बहुत कृत्रिम परागण करवा के बहुत सारी मतलब जंग जीती है, क्योंकि कृत्रिम परागण करवा के बहुत सारे जीन को इधर से उधर ट्रांसफर करके एक किस्म ही बदल के रख दी है लोग। ये साइंस जो ह्यूमन है ना भाई, उस मतलब क्या क्या कर सकता है, ये कोई संभावना मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बस कुछ करना चाहिए। तो देखिए साइंटिस्ट लोगों का दिमाग मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। क्या जनसंख्या जैसे बड़ी भाई, जीन को ट्रांसफर कर डाले, ये बहुत ही बड़ी बात है अनुवांशिकी में। ऐसा ह्यूमन में भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन में इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब कोई चाहिए तो करने के लिए। अब बात आती है स्वपरागण कि स्वपरागण मतलब स्व से दिख रहा है कि इसमें आपस में ही परागण होगा, तो हम उसे स्वपरागण बोलेंगे। तो स्वपरागण के लिए भी आप जब स्वपरागण की डिफिनेशन लिखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी हम सेल्फ को समझते हैं, पर परागण को थोड़ा सा मतलब आगे समझते हैं। तो जब भी केवल स्वपरागण पूछा जाए तो इसमें समान पुष्प में परागण होने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे कि बात करें कि हमने ये किसी एक ही मतलब यही प्लांट है और इसी में परागण हो, कि इसके जो परागकण है इस वर्तिकाग्र पे पहुंचे यानी एक ही फूल में, तो हम उसे बोलेंगे यानी समान पुष्प। एक ही फूल में जब परागण होता है तो वो प्रक्रिया परागण कहलाती है। वो भी कौन सा? स्वपरागण। एक वर्ड और आता है कि जो भी मतलब हम बात करें तो वो सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक उदाहरण, एक भाग है, जिसे हम बोलते हैं जिटनोगैमी। GEITO जिटनोगैमी। उन्मूलनीय ऐसा कुछ करके बोलते हैं। आपको जब देगा तो इसी को हिंदी में भी लिख सकता है, जिटेनोगैमी। ये जरूर आपसे लिखेगा। अब ये क्या है? तो इसमें होगा कि समान पौधे तो जो होंगे समान पौधे, परंतु पुष्प अलग अलग हों, तब उनमें होने वाला परागण जिटेनोगैमी कहलाता है। जिटेनोगैमी कहलाता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये है क्या। अब एक प्लांट बनाते हैं हम कि ये हो गया है प्लांट, ये इस पे पत्तियां होती हैं और मेन काम है हमारा फूल से। ये हमने एक फूल बना लिया, बस समझ लीजिएगा। और जो दूसरा फूल है अब इसके जो परागकण है यहाँ पे पहुंचे, यानी ये पुष्प नंबर की ये फ्लावर 1 हो गया, ये फ्लावर 2 हो गए। जब 1 के परागकण 2 पे पहुंच रहे हैं तो इस परागण को हम कहते हैं जिटेनोगैमी। लेकिन प्लांट तो यहाँ पे सेम है तो इसे ही कहा जाता है जिटेनोगैमी। तो आपको फिगर देखे तो एकदम अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कभी नहीं भूलेंगे। फूल एक
प्लांट एक बनाना है, अब जरूरी नहीं प्लांट पे कि एक ही फूल हो, तो उसमें पॉलिनेशन हो सकता है तो वो स्वपरागण कहलाएगा, लेकिन उसी पे 2 पॉलिनेशन है। कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ के जो परागकण है इस पे न जाके इस पे चले आए, तो वो कहलाता है कि ये कौन सा है, तो स्वपरागण ही, मतलब एक ही पुष्प है ना, तो इसकी जो गुण होंगे वो क्या होंगे, समान ही होंगे। तो यहाँ पे जो परागण होगा वो गुण भी यहाँ पे समान होगा। तो आपको याद रखना है कि स्वपरागण में और जो जिटेनोगैमी में होता है, यहाँ पे गुण समान होते हैं, गुण समान होते हैं, क्योंकि प्लांट एक है। अगर मटर का प्लांट ले तो मटर के प्लांट में हम एक ही प्लांट ले रहे हैं, तो वहां पे वो मटर ही है और उसी में पॉलिनेशन हो रहा है, तो एक ही पौधा है तो उसके कैरेक्टर्स जो भी होंगे तो सेम ही तो होंगे। उसके फ्लावर भले ही चेंज हो, गुणसूत्रों की संख्या, मतलब उनपे क्या क्या उनका जो डीएनए सब कुछ सेम है, तो वहां पे जो गुण होंगे वो समान ही होंगे स्वपरागण में। तो यह भी एक उदाहरण स्वपरागण का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि इसमें जो फूल होते हैं वो एक ही पेड़ पे होते हैं, लेकिन जो अलग अलग फूल में परागण होता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है जिटेनोगैमी। तो आपको ये यहाँ से समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि परपरागण किसे कहते हैं और परपरागण को हम देखते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिमूव। स्वपरागण को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं परपरागण। एक आता है जेनोगैमी, ऐसे जेनोगैमी आता है जो है एक उदाहरण परपरागण का। परपरागण इसमें क्या होता है, एक ही जाति के अलग अलग पौधों में होने वाले परागण को जिनोगैमी कहते हैं। जिनोगैमी कहते हैं, या तो परपरागण भी बोल सकते हैं। कि जैसे हम एक ही जाति के लिए, जैसे पपाया की बात करें कि ये एक प्लांट हो गया और ये हो गया दूसरा प्लांट, यहाँ पे इसका फूल है, हम बस ये जूम कर रहे हैं। भाई अच्छे से हम बनाने लगे कला तो फिर सारा टाइम इसी में चला जाए। ये दोनों हम बात करें तो ये भी पपीता ही है और ये भी पपीता, ये इसी का उदाहरण भी हो जाएगा। पपीते में जो होता है ना, वो एक प्लांट और दूसरे प्लांट से उसमें पड़े, मतलब उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे एक स्त्रीकेशन तो मतलब उसमें होता है तो दूसरा पुंकेसर अलग होगा। तो यहाँ पे होता है परपरागण। अब यहाँ के पराग कोश इस पे आएंगे तो यहाँ पे कहलाएगा कि ये कौन सा हो रहा है, परपरागण। परपरागण। अब यहाँ पे बात आती है कि स्वपरागण तो हो जा रहा था अपने से, लेकिन अब इसको यहाँ तक आने के लिए अब इसके पास पैर तो है नहीं कि चल के चला आएगा। जैसे हम लोग इंसान लोग कहीं भी चल के चले जाते हैं, तो इसको होती है माध्यम की आवश्यकता। वायु हो सकता है, मधुमक्खी हो सकती है, कीट पतंगे हो सकती हैं, सभी चीजें हो सकती हैं कि जो इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगी। तो ये होता है परपरागण। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है, क्योंकि अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको परपरागण और स्वपरागण तो समझ में आ गया होगा कि एक ही पुष्प में जब परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जब एक ही प्लांट के 2 अलग अलग पुष्पों में परागण होता है तो उसे जिटेनोगैमी कहते हैं, और जब एक ही जाति के अलग अलग पौधों में परागण होता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। अब ये नहीं हो सकता कि बात ये आ सकती है कि मैम
गेंदे के फूल पे कहीं मतलब सरसों का फूल आ जाए, सरसों के फूल का परागण आ जाए, तो क्या उसमें परागण होगा? तो वहां पे नहीं होता, क्योंकि इनकी निर्भरता होती है ना भाई, ये अनुकूल होते हैं कि हमें किस प्रकार का परागण लेना है, तो वो उसी तरीके का लेते हैं। क्योंकि अगर हम जाति बदल दे तो गुणसूत्रों की संख्या चेंज हो जाएगी, तो फिर वो कैसे मिलेंगे? मिलने के लिए भी भाई कनेक्शन रहना चाहिए, तभी तो मिलेंगे। ये डायरेक्टली ऐसा थोड़ी नहीं किसी से भी मिल ले। तो यही होता है परागण। तो अब हम देखते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। तो इसे हम करते हैं रिमूव। बहुत सारे अंतर आप लिख सकते हैं स्वपरागण और परपरागण में। एक बार स्वपरागण परपरागण समझ लो और डिफिनेशंस की तो भाई कोई अंतर लिखने का टेंशन ही नहीं है। परागण और दूसरा है परपरागण, इसे हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और इसे बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें देखते हैं डिफरेंस, तो बीच में हम खींचते हैं एक लाइन जो इनमें करेगा डिफरेंस। तो सबसे पहले बात कि ये समान पुष्प या समान पौधों में होता है। और परपरागण की बात करें तो ये एक ही जाति के अलग अलग पौधों में होता है। सबसे पहले हमने डिफिनेशन ही लिख ली, तो हमने देखा ना कि इसमें समान पुष्प या समान पौधे में हो सकता है, और ये एक ही जात के अलग अलग पौधे में होगा। यहाँ पे जो पराग कण की मात्रा, परागकण की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे पराग कण की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों ये कम होगा, क्यों अधिक होगा? तो ये एक ही पुष्प में है ना, तो एक ही पास है, तो जरूर कम बनेगा, तभी वहां से कोई ना कोई जा सकता है। लेकिन ये प्लांट ही बदल गया है, तो अब मान लीजिए 4-5 बने, तो ये तो फिक्स है नहीं कि वायु आई और एक बना है तो एक को सीधे वो उसका काम है कि वो उस वर्तिकाग्र पे दूसरे वाले को लेके जाएगी, या मधुमक्खी आई तो वो उस पे से बैठी है और उसके पास पराग कण लगे हैं, तो जरूरी नहीं कि वही मक्खी आके इस पे बैठ जाए। अरे बहुत सारी मधुमक्खियां बैठेंगी तो उसमें से शायद किसी का मन करे तो वो दूसरे वाले प्लांट पे उसी जाति के चले जाए। तो जब यहाँ पे पराग कण अधिक रहेंगे तभी इसमें पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम रहेंगे तो, क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता है ना, तो अब माध्यम थोड़ी है कि एग्जैक्टली कि वो तुरंत ही पहुंचाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे परागकण अधिक बनेंगे तभी पॉलिनेशन की संभावना अच्छे से हो सकती है। यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, और यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। हो गया ना? यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होगी तभी ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे। अब बात करें
और क्या डिफरेंट हो सकता है इसमें। 3 तो हमने देख लिया। अब चौथे की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पौधा द्विलिंगी होना अनिवार्य है। कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा कि जब फूल हो या वो पौधा वो द्विलिंगी हो, यानी उस पे स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही साथ है, तभी तो स्वपरागण होगा। अलग अलग होंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। और वैसे वहां पे भी लिख सकते हैं कि पौधा द्विलिंगी होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जरूरी है कि वो हो सके तो उसमें द्विलिंगी हो, और नहीं भी हो, नहीं हो तो और अच्छी बात है कि वहां से पुंकेसर है, यहाँ से वर्तिकाग्र है, आ जाएगा, और हो सकता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। अब हम 5वां डिफरेंस देखें। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4। यहाँ पे पुष्प का आकर्षक व अधिक मकरंद होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। पर यहाँ पे अगर पुष्प आकर्षक और मकरंद युक्त नहीं रहा, तब तो वहां पे कीट पतंगे जाएंगे नहीं, और कीट पतंगे मधुमक्खियां जाएंगे नहीं, तो पर परागण होगा नहीं। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो पुष्प होगा, पुष्प का आकर्षक व अधिक मकरंद होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। तो हमने 5 डिफरेंस देखे, और 5 डिफरेंस तो बहुत है। आप मतलब लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ा कम लगेगी, और यहाँ पे जो एनर्जी का खर्च होता है वो थोड़ा अधिक ही लगता है। तो आप और भी जितना मन करे तो 1-2 और लिख सकते हैं, लेकिन 5 अगर आप ये अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो आपको वो 5 नंबर तो देख ही जाएगा। क्योंकि हम ये लिखेंगे ना, यहाँ पे बोर्ड पे तो इतना दूर दूर लिख रहा है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कॉपी में तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये था स्वपरागण और परपरागण में अंतर। बस आप डिफिनेशन समझ लीजिए कि स्वपरागण एक ही प्लांट में होने वाला है, परपरागण 2 अलग प्लांट में होने वाले हैं। तो स्वपरागण भाई एक में हो रहा है तो उसके परागकण उसके वर्तिकाग्र पे आसानी से चले जाएंगे, तो उन्हें माध्यम की आवश्यकता होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे इसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। अब कोई माध्यम बनेगा क्यों भाई, इसका कुछ तो अब कोई बेवजह तो जाएगा नहीं, जब उसका बेनिफिट होगा तभी जाएगा। तो मधुमक्खियां इकट्ठा करती है मकरंद, तो वो देखती है कि भाई ये पुष्प अधिक चमक रहा है, इसमें मकरंद अधिक है, तो वो जल्दी से उस पे जाके बैठेंगे। फिर जो दूसरे वाले पे फिर जाके बैठेंगे तो वहां से वो करके उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम कुछ क्रिया भी करवा रहे हैं, और वो क्रिया करवा जाती है। तो कितना अच्छी बात है। तो ये जितना आकर्षक, इसका रंग अधिक सुंदर होगा, मतलब आकर्षक रंग होगा, मकरंद अधिक होंगे, तो यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे एक और भी अंतर लिख सकते हैं कि जो परागकण होगा, यहाँ पे तो हल्के हल्के हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अधिक मतलब भारी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो फिर वहां से बड़े होने चाहिए ताकि वो उठ के जा सके। और यहाँ पे थोड़े छोटे होंगे आकार में तब भी चलेगा। यही सारे डिफिनेशन है। और ये भी यहाँ पे पौधा द्विलिंगी होगा तभी स्वपरागण होगा, और यहाँ पे द्विलिंगी नहीं होना है क्योंकि इसमें प्लांट ही अलग अलग है। तो ये था स्वपरागण और परपरागण में डिफिनेशन, और परपरागण को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। तो आई होप इस लेसन के बाद आपको परागण की टेंशन तो खत्म ही हो जाए, और इस सेशन के बाद आपको परागण की कोई भी टेंशन नहीं है। आप पढ़ लिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ही। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक
कर दीजिएगा। और आप नए हैं क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और दबाएंगे तो आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती चली जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी डाउट हो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।